सोचिए, एक ऐसी शानदार सभ्यता जिसके शहर बड़े ही प्लान्ड थे, घर पक्की ईंटों के बने थे और जिनका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और फिर सोचिए कि वो सब कुछ बस मिट्टी की परतों के नीचे कहीं खो जाता है और उसी की राख से जन्म लेती है एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा सादी दुनिया। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत की जमीन पर एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम जानते हैं वैदिक युग के नाम से। ये बदलाव मतलब कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और ये हमें पुरातात्विक खुदाई में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, जहां हड़प्पा की जगहों पर हमें पक्की ईंटों के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और गजब का ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, वहीं वैदिक काल की बस्तियों में हमें क्या मिलता है? मिट्टी और फूस से बनी झोपड़ियों के निशान। तो एक शहरी सफिस्टिकेटेड समाज से एक सीधे साधे ग्रामीण जीवन की तरफ का ये जो सफर है ना, ये हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि इन बिखरे हुए सबूतों से, मतलब मिट्टी के कुछ बर्तन, जानवरों की हड्डियां, चूल्हों की राख, इनसे हम उस जमाने की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए आज इसी पुरातात्विक यात्रा पर निकलते हैं और इन टुकड़ों को जोड़कर वैदिक लोगों की दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले शहरों से गांवों तक का ये सफर कैसा था? फिर एक आम वैदिक दिन कैसा दिखता होगा? वो अपना ज्ञान और शासन कैसे चलाते थे? उनके समाज का पूरा स्ट्रक्चर क्या था? और हाँ, उस दौर में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहां हम उन लोगों पर फोकस करेंगे जिन्होंने इस नए युग की नींव रखी और देखेंगे कि उन्होंने कैसा सामाजिक ढांचा बनाया था। अगर टाइमलाइन पर देखें तो वैदिक काल करीब करीब 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। अब आर्कियोलॉजिस्ट इस दौर को पहचानते कैसे हैं? वो उस समय के खास तरह के मिट्टी के बर्तनों और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो दौर था जो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने और भारत के पहले बड़े साम्राज्यों के उदय के बीच में आता है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है आर्य। देखिए, यहां एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। आर्य शब्द किसी रेस या नस्ल के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो संस्कृत जैसी एक कॉमन भाषा बोलते थे और जिनके कल्चरल ट्रेडिशंस, मतलब रीति रिवाज, मिलते जुलते थे। ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से धीरे धीरे भारत में आकर बसे थे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उस दौर के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं। कोशिश करते हैं एक तस्वीर बनाने की कि खुदाई में जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पर एक वैदिक गांव में जीना कैसा रहा होगा। उस समय की जिंदगी सच में जमीन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं तो उन्हें खंभों के गड्ढों के निशान मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि घर लकड़ी या बांस के फ्रेम पर बनाए जाते थे, जिन पर मिट्टी और घास फूस की परतें चढ़ा दी जाती थीं। घर के अंदर क्या था? एक मिट्टी का चूल्हा, हाथ से बने कुछ बर्तन और शायद अनाज रखने के लिए एक कोना। मतलब यहां हड़प्पा जैसा कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं था, बल्कि हर चीज जरूरत के हिसाब से थी। बिल्कुल सिंपल, जहां हर चीज का कोई ना कोई मकसद था। अच्छा, तो खाते क्या थे ये लोग? खाना बहुत सिंपल लेकिन पौष्टिक होता था, जो जाहिर है मौसम और फसल पर ही डिपेंड करता था। जौ, जिसे वो लोग यव कहते थे, उनका मेन अनाज था। और हाँ, दूध, दही, घी, ये सब तो था ही। लेकिन ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि यज्ञ जैसे धार्मिक कामों के लिए भी ये बहुत जरूरी था। तो इस तरह से रोजमर्रा की जरूरतें भी उनकी धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई थीं। और इस पूरी इकोनॉमी के दिल में क्या था? गाय। जी हां, गाय। उस जमाने में सिक्के तो थे नहीं, तो सारा लेन देन, सारा व्यापार गायों के जरिए ही होता था। किसी की अमीरी इस बात से नापी जाती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं। तो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और यहां तक कि पवित्रता का सिंबल थी। पूरा का पूरा ग्रामीण जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता था। तो हमने उनके घर और खाने पीने की बात तो कर ली। अब जरा फिजिकल दुनिया से हटकर उनके दिमाग में झांकते हैं, मतलब उनकी नॉलेज और गवर्नेंस की जो व्यवस्था थी उसको समझते हैं। कोई लिखा हुआ संविधान तो नहीं था उनके पास, पर हाँ, नियम बिल्कुल साफ थे। उनकी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से ओरल थी, मतलब सब कुछ मुंह जुबानी। उस समय लिखने का चलन ज्यादा नहीं था, तो सारा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके ही आगे बढ़ाया जाता था। बच्चे गुरुकुल में अपने गुरु के साथ रहते थे और वहां वो सिर्फ वेद उपनिषद नहीं सीखते थे, बल्कि अनुशासन और सेवा भाव से उनका कैरेक्टर भी बनता था। भगवान कृष्ण ने भी तो गुरु संदीपनी के आश्रम में ऐसे ही शिक्षा पाई थी। और उनका शासन कैसे चलता था?
देखिए, कोई बड़ी बड़ी राजशाही नहीं थी उस समय। गांव के फैसले वहीं की लोकल काउंसिल लेती थी। जो राजा होता था, जिसे राजन कहते थे, वो कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उस पर भी चेक रखने के लिए दो बॉडीज थीं, सभा और समिति। सभा में समझ लीजिए कि बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी लोग होते थे, और समिति आम लोगों की असेंबली थी जो रोज के मामलों पर बात करती थी। और मजे की बात तो ये है कि वो राजा को चुन भी सकती थी। कह सकते हैं कि ये हमारे देश में डेमोक्रेसी की बहुत शुरुआती जड़ें थी। चलिए, अब जरा समाज के अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि परिवार, वंश और वर्ण व्यवस्था ये सब मिलकर उस समाज का एक अदृश्य ढांचा कैसे बनाते थे। तो वैदिक समाज की सबसे छोटी यूनिट थी परिवार, जिसे कहते थे कुल। फिर कई कुल मिलकर बनाते थे एक जन, मतलब एक कम्युनिटी या कबीला। और फिर था गोत्र, यानी एक ही पूर्वज से चली आ रही वंश की लाइन। यही रिश्तेदारी के नियम उस समाज के कानून थे। शादी से लेकर प्रॉपर्टी तक सब कुछ यही तय करते थे। और एक ही गोत्र में शादी न करने का नियम, ये तो आज भी कई जगहों पर माना जाता है। और यहीं पर बात आती है वर्ण व्यवस्था की। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में ये सिस्टम जन पर नहीं बल्कि कर्म, यानी आपके काम, आपके प्रोफेशन पर आधारित था। मतलब समाज में सोशल मोबिलिटी मुमकिन थी। इसका एक बड़ा उदाहरण है महर्षि विश्वामित्र, जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन अपने ज्ञान और तप से ब्रह्मर्षि बने। पर बाद के वैदिक काल में जैसे जैसे समाज और सेटल होता गया, ये व्यवस्था सख्त होती चली गई और जन्म पर आधारित हो गई। और यहीं से सामाजिक असमानता की नींव पड़नी शुरू हुई। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर अक्सर ज्यादा बात नहीं होती, और वो है शुरुआती वैदिक समाज में महिलाओं का रोल, जो सच में काफी महत्वपूर्ण और कई बार हैरान करने वाला भी था। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि उस दौर की महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित थीं। बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद में हमें लोपमुद्रा, अपाला, घोषा जैसी कई विदुषियों के नाम मिलते हैं। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने ना सिर्फ ज्ञान हासिल किया बल्कि वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की। और तो और यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें अपने पति के बराबर का भागीदार माना जाता था, जो उनके ऊंचे सोशल स्टेटस को दिखाता है। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है गार्गी वाचाकनवी। सोचिए, ऋषियों से खचाखच भरी एक सभा में उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य को आत्मा और ब्रह्मांड जैसे मुश्किल विषयों पर अपने सवालों से चुनौती दे दी थी। ये घटना अपने आप में बताती है कि महिलाओं को पब्लिक में अपनी नॉलेज दिखाने का पूरा अधिकार और सम्मान हासिल था। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समाज सख्त होता गया और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, ठीक उसी तरह महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आने लगी। बाद के वैदिक काल तक आते आते उनका रोल धीरे धीरे घर की चार दीवारी तक सिमट गया और पब्लिक लाइफ में उनकी भागीदारी भी कम हो गई। ये उस समाज में आ रहे एक बड़े बदलाव का सिग्नल था। और आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार, वैदिक लोग प्रकृति के साथ जीते थे, उसके खिलाफ नहीं। वो उसे देवता मानते थे, उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी ही तो उस पर टिकी थी। शायद उनकी इस सोच में हमारे लिए भी कोई सबक छिपा है, खासकर आज जब हम एक बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, उस प्राचीन और सादे समाज से जो कंक्रीट पर नहीं बल्कि कम्युनिटी पर बना था। आज की हमारी ये कॉम्प्लेक्स दुनिया क्या सीख सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।